मेरा नाम प्रियंका है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है अनफ़िल्टर्ड टॉक, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसी यहाँ-वहाँ की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ़ काम की बात करेंगे और जो सही है और जिन गलतियों को मैंने किया है, जिनसे सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम उसी की बातें करेंगे, ठीक है? देखिए, शिक्षा चयन आयोग ने अपना सिलेबस निकाल दिया है और आपने सिलेबस देख भी लिया होगा या फिर और प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा, ठीक है? आपने देखा होगा कि पहला टॉपिक है आदिकाल और पीजीटी में क्या है इतिहास लेखन। वैसे भी वो आपको पढ़ना ही था, चाहे आप टीजीटी करें या पीजीटी करें, जो भी करेंगे। तो तो क्या करना है अभी आपको, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस तो आपने यूट्यूब पे देख ही लिए होंगे, ये बुक्स ले लो, वो बुक्स ले लो। आपको मतलब बुक इकट्ठी नहीं करनी है, ठीक है? आपको बुक से पढ़ना है, बुक से ही, लेकिन उसको बहुत सारी बुक नहीं खरीदनी है। सबसे पहले आपको खरीदनी है सरस्वती पांडे की बुक। अब आप ये बोलेंगे ये तो वन लाइनर है। हाँ, मैं मानती हूँ ये वन लाइनर है। और साथ में क्या खरीदनी है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। ये 2 बुक खरीद लेनी है, ठीक है? अब जब आप आदिकाल पढ़ रहे हो यहाँ से वन लाइनर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आदिकाल में आखिर है क्या, उसका नामकरण कैसे हुआ है, किस विद्वान ने उसका क्या नाम दिया हुआ है। जब आप ये वन लाइनर में पढ़ोगे, फिर इसके बाद से आप इसी टॉपिक को आदिकाल में पढ़ोगे, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा हुआ है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी की बुक हो गई, नगेंद्र की बुक हो गई, बच्चन सिंह की बुक हो गई, बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में होगा या दिसंबर में होगा, तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बात बता रही हूँ कि 2 महीने में आप इन सारी बुक को अगर पढ़ने के चक्कर में रहेंगे ना, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं बहुत ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हमें तैयारी क्या होती है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको फिंगर पे याद होने चाहिए। अगर आपको फिंगर पे याद है तो आपकी तैयारी हो रही है। और अगर आप एक बार क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ रहे हैं, एक बार बच्चन सिंह को पढ़ रहे हैं, फिर आप नगेंद्र को पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाली लाइन किस बुक की है, तो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब हम वहाँ 2 घंटे में बैठे होते, मैं अपना बता रही हूँ, एक उसमें क्वेश्चन था यशपाल वाला, जो साधारण सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है उसका आंसर। वो जब मैं उसको क्वेश्चन को रीड कर रही थी, मेरे माइंड में ये बात क्लिक करी कि ये अभी तो मैंने इसका आंसर कुछ और लगाया हुआ है और अभी दोबारा ये आंसर आ गया। लेकिन वहाँ पे टाइम का इतना प्रेशर होता है कि माइंड सोचता ही नहीं, और मैं मतलब कि उसको टिक कर लेती हूँ, रॉन्ग मैंने टिक कर दिया, ठीक है? और जैसे ही मैं वहाँ से एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलती हूँ, वो तुरंत ही मुझे याद आता है कि अरे इसका आंसर तो ये नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि जो चीज़ सही है वो मतलब एग्ज़ाम हॉल में भी हमें सही से याद आ जाए। तो वो कब याद आएगी, जब हम एक चीज़ को बहुत बार पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या करना है आपको, सरस्वती पांडे की बुक से आदिकाल पढ़ना है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से पढ़ना है, फिर उसी के PYQ आप पढ़ोगे। और जब आप PYQ पढ़ोगे ना, तो जो उसकी व्याख्या लिखी होती है उसको रीड करोगे, और वहाँ पे जो भी आपको लग रहा है कि ये आपने कहीं और नहीं पढ़ा है, उस व्याख्या में से जो नोट्स निकलते हैं, जो लाइन मिलती है आपको, उसको आप किसी और कॉपी में मेंशन करते जाओगे, ठीक है? ये आपके सेल्फ नोट्स बन रहे हैं। तो आपने आदिकाल को 3 जगह से पढ़ा। एक तो आपने ये वन तुम लाइनर वाली बुक्स इतना गाइड से पढ़ा पढ़ना है, एक कि आपने सामने ये वाला बुक जब से पढ़ा तुमसे है, और एक बात आपने करे खुद के नोट्स बनाए। तो तो उसके आपको एक पैसे टॉपिक का पे मान 3 चीज़ें मिल तुम्हारे गई। ज्ञान अब के ये सामने 3 चीज़ें झुक आपको रट जाए। जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको रटना है, उसको बिल्कुल माइंड में सेट कर देना है कि इस तरह तैयारी करेंगे आप तो आप सफल हो जाएंगे। इस तरीके से करेंगे, और नहीं तो आप सारी बुक ले आइए, ठीक है? आपने गड्डी बना के रख ली, अब आप पढ़ रहे हैं, एक आपने पढ़ा, अभी आपको टेंशन है कि हमें ये बुक भी ख़त्म करनी है, तो फिर आप बुक ख़त्म कर पाएंगे? उसको तैयारी नहीं कहते हैं। वो तैयारी आपके काम नहीं आएगी बिल्कुल भी। दूसरी बात, जब आप ये 3 चीज़ों को पढ़ लेंगे, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ लगाइए। मॉक टेस्ट में देखिए आदिकाल से अब कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ उन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढिए किसी भी बुक में जहाँ से आपको मिल सकता है, और वहाँ से उसको क्लियर करिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की और नीड नहीं है आपको। जब आप ये तरीका अपनाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है? जैसे कि हौच पौच नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी आपने कभी उठा लिया, जैसे कि आपने आदिकाल का कौन सी चंद बरदाई को उठाया, उनका जन्म पढ़ा आपने, कौन सी उन्होंने जो भी रचनाएं करी हैं वो किस सन में हुई, उस रचना की विषय वस्तु क्या है, उस रचना में आई हुई पंक्तियाँ, ये 4 चीज़ें, और विद्वानों ने उनके बारे में क्या कहा है। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, पेपर या तो बहुत टफ आता है, कितना भी टफ आता है तो उसमें सरल क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने क्या सीखा, जब भी पेपर आता है ना, तो हम जब देखते हैं ना कि 4-5 क्वेश्चन बहुत टफ हैं,
तो हम उसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने 21 में भी परीक्षा दी थी, उसमें क्या हुआ, पेपर टफ आया था, तो मुझे आगे के क्वेश्चन आते थे, लेकिन क्या होता है हम सोचते हैं अरे बाप रे ये क्वेश्चन तो बहुत टफ हो गया, अब सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और वहीं पर इतना सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं कि जब हम आगे जाते तो टाइम ही नहीं बचता हमारे पास, तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं आप, कि जब भी कोई क्वेश्चन टफ मिलता है आपको तो उसको लीव करके वहाँ पे आप आगे बढ़िए, आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे। जब आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका माइंड कूल रहेगा। घबराना नहीं है, जब भी एग्ज़ाम में कोई टफ क्वेश्चन आए तो उसको अगर नहीं समझ में आया तो उससे माथापच्ची नहीं करनी है, थोड़ा आगे बढ़ के देखना। अब तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, जब तक आपको पता नहीं होगा आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है। पहले मैंने क्या बताया कि सिर्फ 3 चीज़ें, 3 अपने जो सोर्स हैं उन्हें लिमिटेड रखने हैं। ठीक है, उन्हीं को रिवाइज़ करना है, और फिर आपको क्या MCQ मॉक टेस्ट लगाने हैं, और वहाँ से जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको ढूंढना है कि उसके आंसर्स कहाँ हैं। ठीक है, ये मैंने बताया आपको साहित्य के लिए। अब देखिए, व्याकरण के लिए भी आपको बहुत सारी बुक नहीं लेनी है, बस आप वासुदेव नंदन की बुक लीजिए और इसके भी MCQ सॉल्व करिए। जो आपके MCQ में जो भी हो रहे हैं, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, उसके आंसर्स के लिए आप ढूंढिए कहाँ से जो भी है मिल जाए, उसको अलग से नोट करते रहिए उन्हीं क्वेश्चन को, जिससे कि बार बार आपको सारे क्वेश्चन नहीं दोहराने पड़े। जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं उनको तैयार कर लीजिए। अब काव्यशास्त्र को देखिए, काव्यशास्त्र की भी आपने बुक देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस की, भगीरथ मिश्र की ले लीजिए, निशा अग्रवाल की ले लीजिए, योगेंद्र प्रताप सिंह की, और ये 3 बुक आप इसी की ले लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। सिर्फ एक बुक लेनी है, एक बुक लेंगे बस। जैसे कि आपने कोई भी उठा लिया, काव्य हेतु टॉपिक उठाया, काव्य हेतु को वहाँ से पढ़ा आपने। ठीक है, उसके बाद से उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसकी व्याख्या से नोट्स बनाइए। बस 3 सोर्सेज रखें आपने ना, उसको ख़त्म कर लिया, और फिर ये आपका काव्यशास्त्र इतने से तैयार हो जाएगा। फिर रहा भाषा विज्ञान, मैं आपको बता रही हूँ भाषा विज्ञान बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना होता। अभी देवनागरी की जो विशेषताएं वो तो एक जैसी रहेंगी ना, उसको आपने यूट्यूब पे आप डालेंगे ना इस टॉपिक को, तो आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। वहाँ से आप नोट्स बनाइए, इसके भी MCQ सॉल्व करिए, और वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। UGC नेट के भी आप देखेंगे ना क्वेश्चन, वो सब अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो आपका हो जाएगा। और एक बात और, UGC नेट में जो कविताएं, जो नाटक लगे हुए हैं ना एक्स्ट्रा, उनको आप थोड़ा थोड़ा समय मिले तो आप ऐसे देखिए, ऐसे कहानी की तरह आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में स्टोरी क्या है, जिससे कि कोई स्टोरी से कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर पाएँ। कहने का मतलब ये, आपको बहुत टफ के चक्कर में जो एग्जैक्टली जो मेन फैक्ट है उसको नहीं छोड़ना है। पहले आप मेन फैक्ट तैयार कर लीजिए, जब आपके ये फैक्ट्स तैयार हो जाएं तब ये जो एक्स्ट्रा जो बहुत सारे कथन होते हैं उनके लिए कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है। मैं आपको मैं बातें इसलिए बता रही हूँ कि अभी आपके पास ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी को इसी तरीके से करिए। और फिर क्या बचा आपका संस्कृत साहित्य। देखिए, संस्कृत में संधि सब जगह एक जैसी होगी। ठीक है, अलग अलग नहीं होगी कि हाँ ये, आप कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, और संधि में देखिए क्या करना है, आपको पहले अपवाद तैयार करने हैं। ठीक है, अपवाद समझ रहे ना, जो जैसे कुछ होते नहीं, जैसे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, होते नियम लगते हैं, लेकिन जो होते नहीं है इसलिए उनको माना जाता है वृद्धि संधि। पहले जो अपवाद वाले वो वाली चीज़ें क्लियर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, संस्कृत साहित्य का भी हो गया। अच्छा, भाष जो है वो बढ़ गए हैं, भाष को आप कवर कर लीजिएगा कहीं और से। जो काव्य पंक्तियाँ हैं, देखिए जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, जैसे ग्रेजुएशन में जो संस्कृत का टॉपिक है उसमें मैंने देखा है कि सारे कवियों ने जो रघुवंशम है, इन सब की जो सूक्तियाँ हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। पेपर को टफ बनाने के लिए ये सब चीज़ें डालते हैं कि क्योंकि बच्चा क्या करता है, पढ़ता है, उनके माता पिता को पढ़ लेता है, और फिर किससे विवाह वो याद कर लेता है। तो आप जो है, जैसे रघुवंशम महाकाव्य हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसकी काव्य पंक्तियाँ, जो उसकी सूक्तियाँ हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा। और क्या रह गया हमारा, संस्कृत साहित्य हो गया, काव्यशास्त्र हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, और कुछ टॉपिक क्या रह गया मुझे ख्याल से, अब तो कुछ नहीं रह गया। हाँ, आदिकाल हो गया, व्याकरण भी हो गया हमारा। ठीक है, तो देखिए मेन बात सुन लीजिए, आपको साहित्य और व्याकरण इन 2 चीज़ों को डेली लेके चलना है, डेली। ठीक है, और काव्य शास्त्र को भी डेली लेने चलना है, क्योंकि काव्य शास्त्र थोड़ी टफ होती है, समझ में नहीं आती है, तो उस पर आपको टाइम देना है। इतनी बात क्लियर। अब तो GS भी ऐड हो गई है। ठीक है, और GS को तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको लग रहा है, अगर आपकी GS से कभी टच में रहे हैं तो आपको इतना टफ नहीं पड़ेगा। कि मैं तो यही कर रही हूँ इस बार कि करंट अफेयर और जो इससे कंप्यूटर वाले जो टॉपिक हैं वो पहले कवर करें, क्योंकि ये थोड़े से मुझे लगता है कि हाँ इनको पढ़ने से याद हो जाएंगे। जैसे इतिहास हो गया तो अनंत है, वो तो पढ़ना तो सब कुछ है हमें, लेकिन किसको प्रायोरिटी देनी है किसको नहीं देनी है ये डिसाइड करना है।
क्योंकि अब ये जब ये हमें पता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये तब के लिए बता रही हूँ। अब जैसे आपको ये हो जाए कि हाँ 6 महीने बाद एग्ज़ाम होने, 5 महीने बाद होने या फिर 7 महीने, तब आप दूसरी बुक के पीछे भागिए। होता क्या है, हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो अब हम लोगों को ये बुक भी पढ़नी पड़ेगी, वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो फिर से हम उसी वाले लूप में फँस जाते हैं। जिस चीज़ से आप तैयारी पहले, जो बच्चे जिनका नहीं हुआ मैं उनसे कह रही हूँ, जो आप पहले तैयारी कर रहे हैं, आपको उसी को रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। और जो नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो यही करें, 3 सोर्सेज़ अपनाएँ और प्रैक्टिस बहुत करिए। याद रखिए कि प्रैक्टिस ही आपको मतलब कि सफलता तक ले जाएगी। ज़्यादा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। आप जितना सॉल्व करेंगे, 2 घंटे का टाइमर लगाइए और देखिए उसमें कितना कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, उनको देखिए वो रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। आखिर आपने अगर आधे काल पूरा पढ़ लिया है तो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब अभी भी तैयारी में कमी है। फिर से उसको ढूँढिए और कुछ देखिए कि हाँ दूसरी बुक में क्या दे रखा हुआ है। ये देखिए पेपर में क्या होता है, आसान क्वेश्चन आते ही हैं। अगर 10 क्वेश्चन टफ़ हैं तो वो सबके लिए टफ़ होंगे, ठीक है। तो जो बाकी आसान है उनको रॉन्ग नहीं होने देना है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? और मैंने जो बताया ना कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्वेश्चन था यशपाल वाला, वो इतना आसान क्वेश्चन था कि वो किसी बच्चे को भी उसका आंसर पता होगा। वो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिया तो क्या इसका मतलब मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था? नहीं, वो प्रेशर जो होता है कि हाँ बस ये छूट ना जाए हमारा आंसर, या फिर टाइम होने वाला है, एग्ज़ामिनर सामने खड़ा हुआ है, तो माइंड काम ही नहीं करता है। तो बहुत जगह से नहीं पढ़ना है, सोर्सेज बहुत कम रखने हैं और बहुत बार रिवीजन करना है। रिवीजन और प्रैक्टिस यही आपको सफलता दिलाएंगे, ये बात समझ लीजिए। रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में जो रॉन्ग हो रहे हैं उनको मतलब कि समझना है कि जो क्वेश्चन रॉन्ग है उनका कहते नहीं क्या बोलते हैं उसको, विश्लेषण करना कि हाँ ये क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये मैं सब क्यों बता रही हूँ, हाँ, और ये मैंने अपना चैनल भी ना 1 महीने पहले ही खोला हुआ है, ये हिंदी चैनल। अब आप सोचेंगे कि ये कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ चैनल क्यों खोलने की क्या ही नीड हो गई। मैं आपको बताती हूँ। पता है जब मेरा रिज़ल्ट आया और क्योंकि मुझे था कि मेरा हो जाएगा, मतलब आप 119 नंबर में नहीं हो रहा है, क्वेश्चन करने पर अगर नहीं हो रहा है तो मतलब क्या ही है। ये मेरा माइंड सेट था कि मेरा हो जाएगा। मैं मतलब खुश थी कि हाँ हो जाएगा। और जब रिज़ल्ट आया और मेरा नहीं हुआ तो समझ लीजिए मेरे मतलब कि मैं इतनी परेशान हो गई कि अरे बताओ, आप इतनी मेहनत करो नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने ये चैनल खोला। इससे क्या हुआ, फिर मैं अपनी चीज़ों को बताती हूँ यूट्यूब पे, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है और मैं समझा पाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं अपनी बातों को आपसे बताती हूँ। और ट्रिकी, मैं अपनी 8:30 बजे क्लास चलाती हूँ, ट्रिकी वाली हिंदी। जैसे कुछ टफ रचनाएं होती हैं, फिर जो कुछ रचनाएं मिलती जुलती होती हैं, जैसे कि हेमचंद की देखिए, आपने देखा होगा कुमार पाल प्रतिबोध चरित करके, कुमार पाल चरित करके है, और एक सोमप्रभ सूरी की भी है। तो उन दोनों की रचना के नाम एक जैसे हैं। अब ये क्या होता है, हम ऐसे तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में यही ऑप्शन आ जाता है कि हेमचंद और सोमप्रभ सूरी दोनों आ जाते हैं कवि, तो वहाँ पे होता है कन्फ्यूज़न। तो इसीलिए मैं अपनी सुबह की क्लास में ट्रिकी पढ़ाती हूँ कि इसमें क्या देखते हैं, कैसे अंतर करते हैं, वो कर रही हूँ, ठीक है। आपको और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में, आपकी प्रियंका।